गुड मॉर्निंग एमसीएल। Recording in progress. दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड नंबर 121 में। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना, यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह है। आप मुझे देख और सुन सकते हो, मैं आपको देख और सुन नहीं सकता। और आप सभी से निवेदन है प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन और नेटवर्क में रहें और अपने साथ पानी की बोतल, पेन और एक नोटपैड रखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस वेबिनार में डिस्कस किए जाते हैं ताकि आप उसे नोट डाउन कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। प्रकृति हमारे जीवन का मूल है। जैसे वन्य जीव, पेड़ पौधे, जल, भूमि, वायु, मानव, ये सब पर्यावरण का एक भाग है। वैसे ही मैं भी पर्यावरण का एक हिस्सा हूं। कुदरत के वरदान से बना हुआ एक मानवीय आविष्कार हूं। मैं एम कोल हूं, जो पर्यावरण का समतोल बनाए रखने में मदद करता है। एक कोयला पर्यावरण का समतोल कैसे बना सकता है? कोयला स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। कोयला वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कोयला प्राकृतिक आवास को नष्ट करता है। फिर कोयला समतोल कैसे बनाएगा? आपके इस सवाल का जवाब मेरे निर्माण के सफर में छुपा हुआ है। यह सफर ऊर्जा में संपूर्णता का है, किसानों में सशक्तिकरण का है, गांव में रोजगार निर्मित का है, देश की आर्थिक उन्नति का है। यह सफर पर्यावरण की रक्षा का है। मेरा यह सफर जैविक खेती से शुरू होता है। नेपियर घास मेरे उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह फसल उगाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और इसकी फसल मिट्टी को सशक्त बनाती है। फसल पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसे नैसर्गिक तरीके से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसके अंदर पानी की मात्रा और कम करने के लिए घास को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर भट्टी की गर्म भाप से गुजारना पड़ता है। भट्टी में किसी भी तरह के ईंधन और लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें मेरे ही अंश जलाए जाते हैं, जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता। नेपियर घास भट्टी में अच्छी तरह से सूखने के बाद आखिरी पड़ाव में मुझे वो रूप मिलता है जो मुझे प्रकृति की रक्षा करने की क्षमता देता है। मैं अपने आप पर गर्व महसूस करता हूं कि मैं एक सामान्य कोयला और लकड़ी से बेहतर जलकर कम से कम राख उत्पन्न करता हूं, जिससे मैं पर्यावरण को प्रदूषण और मानव शरीर को हानिकारक बीमारियों से दूर रखता हूं। हाल ही में आईपीसीसी ने मानवता के लिए कोड रेड की घोषणा की है और इस चेतावनी को नजरअंदाज करना हमारी भूल होगी। प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है और इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है। चलिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर करते हैं। एम कोल का इस्तेमाल करके उन्नति की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम अगले चरण की ओर बढ़ेंगे जो कि है प्लेज, मिशन और विजन। दोस्तों आप सभी से निवेदन है मेरे साथ आप भी दोहराएं एमसीएल के लिए शपथ। मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड का सदस्य हूं
और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा संस्कृति की अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैंने आयोजित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी बने रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास ना हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद करें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बातें ना करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी, सदस्य, कनिष्ठ और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को और उनके सकारात्मक गुणों की आविष्कार के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो इसे कृपया करके लिखित रूप में प्रशासन की जानकारी में लाने से ना हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। थॉट ऑफ द डे, मंजिलें बड़ी जिद होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वह तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है।
जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक जिद पे अड़ी हैं और साथ ही साथ अपने तहसील में कुछ कर गुजरने की ताकत रखती हैं। और आज के अगले स्पीकर, जो आने वाले स्पीकर है, ऑल द वे फ्रॉम सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, इनकी एजुकेशन के बारे में बताऊं तो ये हाई स्कूल पास आउट है, पर इनके दो बच्चे हैं जिन्होंने जिनने पढ़ा लिखा कर उन्हें इंजीनियर बनाया। 14 जून 2025 में 25 को परिवार में पूरा दुख का माहौल छा गया जब स्वर्गीय महादेव हिंगे जी इस दुनिया को अलविदा कर गए। तब दोनों बच्चों ने अपनी माँ का ताकत और सहारा बनकर अपनी माँ को सपोर्ट किया और माँ ने अपने दोनों बच्चों को हौसला और जोश से भरकर निकल पड़ी अपने तहसील को सुजलाम सुफलाम बनाने की ओर। तो लेट्स वेलकम एमएसएस ओनर ऑफ बरसी तहसील महाराष्ट्र, नारी शक्ति ऑफ एमसीएल, मिसेस सुनीता महादेव हिंगे। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद दिग्विजय सर। मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने और मेरा परिचय देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आगे बढ़ते आज के प्रस्तुति के साथ। आज का हमारा टॉपिक है द्रौपदी मुर्मू जी का। नमस्ते सभी को। आज के इस मीटिंग में मैं भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहूंगी। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ। आर्थिक परिस्थितियां कठिन थी, फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी किया और अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षिका के रूप में की। शिक्षा और सामाजिक विकास के प्रति उनका समर्पण शुरू से ही उल्लेखनीय रहा है। उनका राजनीति सफर अभी अत्यंत प्रेरणादायक है। वो ओडिशा के विधायक, उसके बाद मंत्री और फिर झारखंड के राज्यपाल बने। अपने दायित्व में उन्होंने सादगी, पारदर्शिता और जनता से जुड़ाव को हमेशा प्राथमिकता दी। उनके जीवन में कई बड़े व्यक्तिगत दुख आए, दो बेटे और पति को खोने का गहरा दर्द, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। योग, ध्यान, समाज सेवा की मदद से उन्होंने स्वयं को संभाला और आगे बढ़ने की शक्ति हासिल की। साल 2022 में भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। यह पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का क्षण था। द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन हमें ये सिखाता है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो और परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि मन में लगान, धैर्य और हिम्मत हो तो सफलता अवश्य मिलती है। वे सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की प्रतीक है। आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। धन्यवाद। अगले स्पीकर को श्री पीयूष कुमार, तहसील जमलापुर, जिला मुंगेर, बिहार। शिक्षा इंजीनियरिंग, बीई मैकेनिकल, प्रोजेक्ट प्लानिंग और एजुकेशन में 13 वर्ष का अनुभव। वर्तमान में सोलर एनर्जी में मैनेजर पद के पर कार्यरत। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। हेलो। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है पूरा। तो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैम। सबसे पहले एमसेल मैनेजमेंट टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया।
सर आज हम बात करते हैं, मेरा जो टॉपिक है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम क्या, मतलब इसका मतलब होता क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट को एक सही तरीके से एक प्लान बनाकर उसको अच्छे से संचालन करके समय और तय बजट में पूरा करने का प्रोसेस होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि काम कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, इसमें कितने पैसे लगेंगे और इसके रिसोर्स क्या होंगे, और ताकि प्रोजेक्ट को कैसे पूरा किया जाए। और बात अब आते हैं सर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो अभी के समय में सर सस्टेनेबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत कम जगहों पे फॉलो किया जाता है, बट हम लोग एमसीएल का जो मिशन को देखते हुए सर ये चीज यहाँ पे आसानी से फॉलो कर सकते हैं, जो कि पर्यावरण को लेकर है। सर पर्यावरण पे किसी तरह का कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, किसी उनको कोई पर्यावरण पे किसी तरह का नुकसान ना हो सके। ये प्रोजेक्ट सर, जो ये प्रोजेक्ट जो है मैंने खुद से अपने देख रेख में अपने हैंड्स पे जो है इस प्रोजेक्ट को पूरा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करवाया। ये ऑलमोस्ट मोर देन 300 प्लस मेगावाट की ये सोलर प्रोजेक्ट की साइट है, जो मैंने खुद अपने देख रेख में कंप्लीट करवाया था। और ये सर ये गंगा पे बनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट जो है रेल कम रोड ब्रिज प्रोजेक्ट है, जो जो ऑलमोस्ट 5.2 किलोमीटर की लेंथ पे बनी हुई है। हम बात करते हैं सर प्रोजेक्ट फेज, कुछ प्रोजेक्ट के कुछ फेजेज होते हैं और उसके प्रोसेस पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर प्रोजेक्ट के 4 फेजेज में, 5 फेज होते हैं: इनिशिएशन, प्लानिंग, एजुकेशन, कंट्रोल, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड क्लोजिंग। तो हम इनिशिएशन की शुरुआत करते हैं। इसका मतलब है सर सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट को की जरूरत को समझना और उसके ऑब्जेक्टिव तय करना, और उसके बाद स्टेक होल्डर को पहचाना। प्लानिंग, तो प्लानिंग का मतलब है सर कि एक एक ब्लूप्रिंट बनाना, रोड मैप बनाना, जो हम करने जा रहे हैं उसमें टाइम, कॉस्ट, रिसोर्स क्या लगने हैं, वो इसके रिस्क आइडेंटिफाई करना और उसके एक शेड्यूल बनाना। एग्जीक्यूशन कंट्रोल, तो एग्जीक्यूशन में जो प्लान हमने बनाया, जो ब्लूप्रिंट हमने पहले बनाया, वो टीम उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से टीम को डिवाइड करना, टीम को काम सौंपना, और इसके रिसोर्स यूज कैसे, क्या क्या रिसोर्स यूज होंगे, इसके डायमेंशन तैयार करना और एक्चुअल ग्राउंड वर्क पे उस चीज को फॉलो करना, तब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। इसमें परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया उसको चेक करना, उसको पूरा मॉनिटरिंग करना कि वो सही समय पर चल रहा है या नहीं, उसके क्वालिटी मेंटेन हो रहे हैं या नहीं, उसमें कुछ रिस्क आए तो उसको प्रॉपरली जो है रेक्टिफाई करना। अब बात है सर क्लोजिंग पे। तो क्लोजिंग का मतलब प्रोजेक्ट जब पूरा हो गया तो उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स और उसके जो भी अप्रूवल्स हैं वो सबको स्टेक होल्डर या क्लाइंट को प्रॉपर आउटपुट, फाइनल आउटपुट देना। प्रोजेक्ट प्लानिंग में, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब है सिर्फ काम शुरू करने से पहले हम यह तय करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और इसके लिए मतलब इसका एक पूरा दृश्य बनाते, रोड मैप बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जो कि जिसमें हमें ये देखते हैं कि इसमें एक गोल आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हमारा जो टारगेट है उसको हम जाने के लिए हर छोटे छोटे स्टेप में इसको डिवाइड करते हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट को हम आसानी से कंप्लीट कर सकें। और इसमें रिस्क आइडेंटिफाई भी करते हैं, जिसका मतलब रिस्क आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। प्लानिंग के कुछ स्टेप्स हैं: असेसमेंट ऑफ सिचुएशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रीऑरिटाइजेशन, प्रोजेक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, प्रपोजल डेवलपमेंट। तो असेसमेंट में सबसे पहले सर असेसमेंट में हम लोग करते हैं कि किसी भी परिस्थिति को और या जो प्रॉब्लम है उसकी स्थिति को ध्यान में रख के उसको समझते हैं कि एक्चुअल में हमें जो प्रॉब्लम है वो उसकी जानकारी हो तो उसका हम सोल्यूशन निकाल सके, या जो भी चुनौतियां आ रही हैं उसको प्रॉपर प्लान और उस पर एक्शन ले सकें। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रीऑरिटाइजेशन, इसमें हम जो है जो भी समस्या आ रही है उसको पहचानते हैं और उसका प्रीऑरिटाइजेशन करते हैं। उसमें पहचाने जितनी समस्या हमें आई है उस सबको पहचान कर उसमें सबसे पहले हम जिसका सॉल्यूशन सबसे पहले कर सकते हैं उस पर हम फोकस करते हैं कि वो काम करके पहले, ताकि हमारा काम स्मूथली चल सके। प्रोजेक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, तो प्रोजेक्ट डिजाइन इसको किसी प्रोजेक्ट को के डिजाइन को शुरू करने से पहले उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं, जिसमें प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा, या इसका पूरा करने का रास्ता क्या है, इसमें इसकी एक्टिविटी क्या होंगी, रिसोर्स की जरूरत क्या पड़ेंगे, और
या कितना 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 समय और कितना पैसा लगेगा, ये देखते हैं। और इसके इसके डेवलपमेंट पे हम देखें तो डिजाइन के आधार पे ही जो प्रोजेक्ट को हम तैयार करते हैं उसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ उसको सुधारना है या उसे लागू करने के लिए एक डिटेल प्लान बनाते हैं, जिसमें टूल्स मटेरियल या रिसोर्स फाइनलाइज करते हैं, एक प्रॉपर टीम बनाते हैं। इसके कुछ ट्रेनिंग की एक्टिविटी या फिर जो भी एक्टिविटी शुरू करें उसके लिए एक पूरा एक या टेस्टिंग करें, इसके ये डॉक्यूमेंट अप्रूवल, ये सब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं। प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो किसी भी प्रोजेक्ट में या आइडिया को जमीन पे उतारने पर विस्तृत प्लान होता है। ये विस्तृत उसका एक मतलब विस्तृत प्लान होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव तय होता है और इसके टाइमलाइंस और रूल्स बजट, तो बजट और मतलब ये सब इसमें हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम प्रोजेक्ट के दौरान हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, तो मॉनिटरिंग जो प्रोजेक्ट हमने किया उसका मतलब उसमें क्या उसके क्या प्रोग्रेस हैं वो देखते हैं, ताकि उसे प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि उसके क्वालिटी और प्रोजेक्ट के दौरान जो भी रिस्क आए उन सबको मॉनिटर करके उसको शॉर्ट आउट कर सकें। प्रपोजल डेवलपमेंट, तो प्रपोजल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम आए हैं जिसको एडजस्ट करने हैं, और या फिर ये आगे प्रोजेक्ट इन फ्यूचर जो है प्रोजेक्ट में जो हम कंटिन्यू किए हैं उसमें आगे कुछ प्रपोजल के और ऐड करने हैं, उसके लिए एक एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन होता है जो वहां से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के माध्यम से हम उस चीज को वहां पे फुलफिल कर सकते हैं। कॉमन ये जो है कुछ टूल्स हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के, जो गैंट चार्ट या प्रॉब्लम ट्री एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस या प्रोजेक्ट मैनेजिंग सॉफ्टवेयर, प्रोसीड इन्वायरमेंटेशन मैपिंग, ESP फॉर हेल्थ प्रमोशन प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो प्लान हमने बनाया, जो प्लानिंग के दौरान जो भी चीजें हमने रोड मैप बनाई उसको ग्राउंड लेवल पे उतारने के लिए हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के यूज करते हैं। जो हमने जो भी ब्लूप्रिंट बनाया उसको एक्चुअल जमीनी लेवल पे हम उस चीज को फॉलो करके वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। इसके कुछ फेजेज होते हैं, जैसे जो प्लान हमने किया वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना, वो एक से अदर मतलब जो टीम मेंबर हैं प्रोजेक्ट के लिए जो जो डिवाइड किए गए हैं टीम, या कुछ प्रोक्योरमेंट के पार्ट्स हैं, कुछ कॉस्ट हैं, तो इन सब के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। प्रोक्योरमेंट का जो मेनली पार्ट होता है सर वो परचेजिंग का होता है, कि वो अब वो जो भी रिसोर्स हमें चाहिए वो आइडेंटिफाई करके उनको अवेलेबल करके लाना होता है। और टीम डेवलपमेंट, उस जो प्रोजेक्ट की टीम डेवलपमेंट है उसमें उस प्रोजेक्ट को डेवलप करती है, उसके एक प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं, और उसमें जो स्कोप है या उसमें उसके कॉस्ट क्या जा रहे हैं या फिर उसके क्वालिटी चेक करते हैं, और उस प्रोजेक्ट के दौरान क्या रिस्क आएंगे ये आइडेंटिफाई करते हैं। एंड फाइनली हम उसको, और उसमें लास्ट में सर है जो है एक चेंज मैनेजमेंट रहते हैं, जो अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो उस चेंज मैनेजमेंट के थ्रू हम उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस ला सकते हैं, आफ्टर दैट प्रोजेक्ट फाइनलाइज करते हैं। ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का मतलब है कि सर किसी प्रोजेक्ट या किसी स्टार्टअप से जुड़ी उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई करना, या फिर किसी मतलब ये जिसके उनकी एक्सपेक्टेशन को समझना, या उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, और उनके साथ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लान बनाना, जो जिनसे वो सेटिस्फाई रह सके, और ताकि प्रोजेक्ट में किसी तरह के प्रॉब्लम ना, प्रोजेक्ट स्मूथली चल सके। इनके इनके कुछ मेथड्स होते हैं जिस मेथड पे हम आगे बात करेंगे सर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस एनालिसिस विद गैंट चार्ट, इसका मतलब होता है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एक्चुअल प्रोजेक्ट के बीच के डिफरेंस को कंपेयर करना, ये चेक करना कि प्रोजेक्ट टाइम पर और चल रहा है या डिले चल रहा है। और इसमें इसमें जो है इसमें प्लान टाइमलाइन एंड एक्चुअल टाइमलाइन को कंपेयर करते हैं, बीच बीच के डिफरेंस को कंपेयर करते हैं। और अब आते हैं सर मेथड 2 पे, प्लान वैल्यू, अर्न वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो प्लान वैल्यू में प्रोजेक्ट के जिस पार्ट को आज तक हमने कंप्लीट हो जाना चाहिए था उसके 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 प्लान कॉस्ट कितनी है ये देखते हैं। अर्न वैल्यू में हम लोग देखते हैं आज तक वास्तव में जितना काम हुआ उसकी वैल्यू कितनी है। और एक्चुअल कॉस्ट में हम वो देखते हैं कि हमारा वास्तव में जितना पैसा खर्च हुआ खर्च मतलब हुआ उसको आइडेंटिफाई करते हैं।
माइलस्टोन एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस, ये मेथड 3 हैं। तो माइलस्टोन एनालिसिस का मतलब है सर प्रोजेक्ट के मेजर चेक पॉइंट्स को, चेक पॉइंट्स के स्टेटस को चेक करना, ताकि हमने जो छोटे प्रोजेक्ट के दौरान हमने छोटे छोटे कुछ स्टेप बनाए हैं जिनको अचीव करना, तो वो माइल ताकि हमारा एक माइलस्टोन कंप्लीट हो, तो हो गया ये, तो वो प्रोजेक्ट का एक पार्ट होता है, कुछ परसेंटेज के पार्ट जो हमने कंप्लीट किए हैं। अब ट्रेंड एनालिसिस में सर जो प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के पैटर्न को देखकर फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन करना, ताकि हम आगे क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल बजट। फाइनेंशियल बजट में हम प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, और वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, इसका एक डिटेल प्लान, ये एक फाइनेंशियल रोड मैप है, जिसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि मैन पावर कॉस्ट कितने जाएंगे, या फिर मटेरियल पे कितने जाएंगे, इक्विपमेंट पे क्या कॉस्ट जाएंगे। और रिस्क असेसमेंट, तो रिस्क असेसमेंट में हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट को फ्यूचर में किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और उस इम्पैक्ट को समझकर उसके लिए एक प्रिवेंटिव प्लान बनाते हैं। टास्क ब्रेकडाउन, टास्क ब्रेकडाउन में सर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मैनेजमेंट टास्क में डिवाइड करते हैं, और हर टास्क को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को डेडलाइन के साथ असाइन करते हैं, ताकि वो प्रोजेक्ट उस टाइम पे हम कंप्लीट करके उससे फीडबैक ले सकें। और इससे प्रोजेक्ट को समझना और प्लान करना और एग्जीक्यूट करना सब आसान हो जाता है। इससे वर्क क्लियर हो जाता है, और टीम को पता होता है कि उनका एग्जैक्ट रोल क्या है, ताकि प्रोजेक्ट डिले ना हो सके। अब बात करते हैं सर हम ये जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के कम्युनिकेशन प्लान्स हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, मतलब जिसमें 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 ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन फेज में कौन किससे और कब कब की किस टाइप का इंफॉर्मेशन किससे शेयर करेगा, किससे कम्युनिकेट करेगा, ताकि जिससे ये जो है क्लियर हो जाता है कि प्रोजेक्ट हमारा स्मूथ चले और ट्रांसपेरेंट है, ताकि और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहे। एग्जीक्यूशन फेज में इंफॉर्मेशन फ्लो को मैनेज करने के लिए ये जो बहुत जरूरी, मतलब ये चार्ट बनाते हैं, ताकि ये बहुत जरूरी है कम्युनिकेट करना। क्वालिटी एंड सेफ्टी ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के टाइम क्वालिटी और सेफ्टी दोनों को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। क्वालिटी में प्रोजेक्ट के काम को लगातार चेक करते हैं कि वो हमारे स्टैंडर्ड से या हमारे एज पर गाइडलाइन जो है वो, और हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो सही क्वालिटी में काम हो रहे हैं या नहीं। और सेफ्टी ट्रैकिंग में प्रोजेक्ट लोकेशन पे वर्कर कम्युनिटी या इन्वायरमेंट की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, ताकि और उसके अनसेफ कंडीशन को मॉनिटर करते हैं, और सेफ्टी का इससे इंश्योर करते हैं कि कोई इंसिडेंट, इंजरी या कोई किसी तरह का हजार्ड्स ना हो। परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन ट्रैकिंग एंड मेथड्स, तो इन दोनों का यूज जो है प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को और स्पीड को, और प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस, स्पीड और इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट टारगेट के अनुसार परफॉर्म कर रहा है या नहीं। और मैट्रिसेस में हम वो स्पेसिफिक मेजरमेंट होते हैं जिनके बेसिस पर परफॉर्मेंस को न्यूमेरिकली हम मेजर कर सकते हैं या ट्रैक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में ये चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फ्लो चार्ट, तो चेंज मैनेजमेंट में ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सर। इसमें प्रोजेक्ट के दौरान जब भी कोई चेंज आए उसको आइडेंटिफाई करके इवेल्युएट करें, और उसमें इंप्लीमेंट करें और उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के दौरान जो है बदलाव हमेशा आते ही हैं, आप मतलब आ सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम मतलब चेंज मैनेजमेंट का ऑप्शन रखते हैं कि चाहे यहाँ से हम कुछ चेंजेस करने रहे तो हम चेंज कर सकते हैं। और डिलीवरेबल्स का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट के आउटपुट या वो चीजें जो स्टेक होल्डर या क्लाइंट को डिलीवर की जाती है, ये टेंजिबल या इनटेंजिबल दोनों हो सकते हैं। हम फाइनलाइजेशन, प्रोजेक्ट क्लोजर की ओर बढ़ते हैं। तो किसी भी काम को के प्रोसेस को, प्रोजेक्ट या डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से पूरा करके उसको आसान तरीके से जो है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को सबमिट करें, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उसके फुल डॉक्यूमेंट विथ अप्रूवल के साथ हमारा
या स्टेक होल्डर को या क्लाइंट को सबमिट कर देते हैं, तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्लोज, हम प्रोजेक्ट क्लोज कर लेते हैं। इसमें जो है टीम रिव्यू भी करते हैं। हम 5 मिशन को जो है सिस्टम है अपने 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 जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ मिलाकर अच्छे से काम कर सकते हैं। एमसीएल का जो मकसद है तो वो यहाँ पे पूरी तरीके से फिट बैठता है। थैंक यू। मैंने ये छोटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने शॉर्ट व्यू में सबके सामने रखने की कोशिश की। ये है तो बहुत लेंदी टॉपिक, बट मैं छोटे छोटे पार्ट में आप लोग के सामने ये रखा। चलिए, अब मैं बुलाने जा रहा हूँ उनको जिनका आप सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर शुक्रवार जिनको सुनने के लिए, देखने के लिए हम इंतजार करते रहते हैं कि वो आए, कुछ हमें मार्गदर्शन करें, कुछ अपडेट्स दें। तो चलिए हम बुलाते हैं हमारे एमसीएल के सीएमडी, मार्गदर्शक, सलाहकार, रचनाकार श्याम शिवाजी घोलप सर। ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू प्रेश कुमार जी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हो। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत एक बहुत ही बड़े खुशखबर के साथ, और खुशखबर यह है कि जिसकी हमें बेसब्री से, जिसका इंतजार था, वो दिन आज है। यानी फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत आज से होगी। हाँ दोस्तों, और ये कोई टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है, ये एक परमानेंट व्यवस्था है। अब ये परमानेंट व्यवस्था से ही हमारा जो बिजनेस, पूरा बिजनेस रोड मैप है, उसके लिए फंडिंग, हमारी जितनी भी लायबिलिटी है उसके लिए फंडिंग अभी इसी व्यवस्था से चलती रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में या भविष्य में हमें जो बिजनेसेस करने हैं उसके लिए भी फंडिंग इसी व्यवस्था से हमेशा रहेगी। इतनी अच्छी प्रॉपर इंस्टीट्यूट के साथ हमने इस फंडिंग की व्यवस्था की है। दोस्तों ये फंडिंग की शुरुआत अभी धीरे धीरे होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही ये बहुत ही फास्ट एफिशिएंट ऐसा प्रोसेस होगा, एक रेगुलर प्रोसेस होगा। इनफैक्ट इसके बारे में मुझे हर हफ्ते ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फंडिंग का इश्यू भी पूरी तरह से सॉल्व होने वाला है, मिटने वाला है। और दोस्तों सिर्फ फंडिंग ही नहीं, फंडिंग के साथ साथ पूरी जो व्यवस्था चाहिए, यानी ऑफिस, स्टाफ, कम्युनिकेशन और जो पूरा मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम जो जरूरी होता है किसी भी संस्था को, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, उसकी भी शुरुआत हो। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से अभी ये शुरुआत होगी, ये शुरुआत एक प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स अभी मैनेज करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, और आज से इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस फंडिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फंडिंग यानी एक कर्जा है, एक डेट फंडिंग। जिस तरह से बैंक से हम कर्जा लेते हैं और उसे चुकाना पड़ता है, वैसे ही इस फंडिंग को हमें मेहनत करके, काम करके चुकाना है। लेकिन बैंक कर्जा देते समय हमसे पूरा सिक्योरिटी, कोलैटरल लेती है, उसके बाद कर्जा देती। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन इतनी अच्छी है, ये लोग इतने अच्छे हैं कि इन्होंने ना कोई कोलैटरल, ना कोई सिक्योरिटी ली है, ना कोई हमारी कंपनी की इक्विटी या कंपनी की ओनरशिप ली है, ना ही इवन हमारा बोर्ड का कंट्रोल लिया है। इन्होंने सिर्फ एक चीज देख के हमें फंडिंग का इंतजाम किया है, और वो है हमारा पर्पस, हमारा मकसद, जिस विजन और मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं वो। और इस पर्पस को पूरा करने के लिए, इस मकसद को पूरा करने के लिए जो रोडमैप हमने बनाया, जो बिजनेस रोडमैप है, जो बिजनेस प्रोडक्ट्स है, उसके चलते इन्होंने इस फंडिंग का इंतजाम किया। लेकिन सिर्फ वो एक सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अभी जो फंडिंग उन्होंने की है उसका सही इस्तेमाल हो, उसका हर एक रुपया सही दिशा में, सही चीजों के लिए इस्तेमाल हो। और ये सही भी है। देखिए पिछले 2 सालों से कौन सा क्या डिस्टर्बेंस है, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन पिछले 6 महीनों में तो ये डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो ये सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये फाइनेंशियल जो कंट्रोल, ये फंडिंग का कंट्रोल ये हमारे हाथ में रहे, जिसकी वजह से हम ये बिजनेस रोडमैप अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करें। अभी ये जो फंडिंग का हमने इंतजाम किया है, ये बेसिकली इसके साथ हमें कम से कम 200 एमपीएल प्रोजेक्ट, 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट और हमारे हर एक उद्योजक के लेवल पे बिजनेस करना है, बिजनेस की शुरुआत करनी है।
तो ये जो बिजनेस रोड मैप है, ये हम सही तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें ये फाइनेंशियल कंट्रोल चाहिए जो एकदम दुरुस्त, एकदम सही है। और एक बार हमने ये फंडिंग इस फंडिंग का सही तरह से एग्जीक्यूट किया, इस प्रोजेक्ट को सही तरह से एग्जीक्यूट किया और उनके सामने रखा, तो दोस्तों बाकी के बैंकों जैसे हमें पूरी तरह से फंड या ये कर्जा रिपे करने की भी जरूरत है। यानी हम इमीडिएटली नेक्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग के लिए हम तैयार हो जाएंगे। इतनी, क्योंकि जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, ये सेक्टर आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरतमंद ऐसा सेक्टर है। और ये जो संस्था ये काफी एबल है कि जो हमारी जरूरतों का हमेशा ख्याल रख सकती है। तो ये चाहते हैं कि जब तक हम इस बिजनेस रोडमैप को पूरा करें, ये पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल, ये फंड का कंट्रोल उनके साथ रहे। तो ये फंड का डिस्ट्रीब्यूशन कब शुरुआत करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, कितनी करनी है और कैसे बिजनेस रोडमैप और लायबिलिटीज को देना, ये पूरा प्रोपोर्शन, सब कुछ वो तय करेंगे। और वो इस चीजों पे एक्सपर्ट भी है। देखो, वो फाइनेंस और पैसे को बहुत अच्छी तरह से जानते भी। तो दोस्तों, अभी आज से ही ये फंडिंग का इशू हमेशा हमेशा के लिए हमारे प्रॉब्लम से चला जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, व्यवस्था। जिस व्यवस्था की हमें जरूरत है, जो व्यवस्था हमें चाहिए एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अच्छे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, वो भी प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स ही करेंगे। यानी मैक्सिमम जो चीजें हैं वो हम आउटसोर्स करेंगे। और इस चीजों के बाद हमें, यानी आपको, मुझे, हम सभी जो उद्योजक है, हमारे परिवार के सभी मेंबर्स हैं, हमारा सिर्फ एक ही काम होगा, एक ही फोकस होगा, और वो होगा बिजनेस। हमारा फोकस होगा कि हम अपने पर्पस और इस मकसद के ऊपर काम करें, उसके ऊपर फोकस करें। और हमारा पर्पस, हमारा मकसद है कि हमें मिलकर इस दुनिया को बचाना है, इस धरती माँ को इस क्लाइमेट चेंज के खतरे से हमेशा हमेशा के लिए इसको मिटाना है। और दूसरा एक ही तरीका है, उसका तरीका है कि हमें आज की ये जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था है, उसको पूरी तरह से एलिमिनेट करके उसे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ उसे रिप्लेस करना है। हर वो चीज आज तेल से बन रही है, उसको 100% रिप्लेस करना है कृषि आधारित चीजों के साथ, जो हमारी जरूरतों का बेहतर तरीके से ख्याल भी रखेगी और उसके साथ साथ इस प्रकृति का भी ख्याल रखेगी। और दोस्तों, ये जो बिजनेस करना है ना, ये क्रांति जैसे करना होगा, क्रांति जैसे करना होगा, आंदोलन जैसे करना होगा, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी है। आज अगर हम क्लाइमेट चेंज और इस ग्लोबल वार्मिंग की परिस्थिति देखी तो बहुत भयानक है। यानी हम सोच भी नहीं सकते ऐसे संकट आज हमारे आंखों के सामने है। तो इसीलिए अभी जो बिजनेस करना तो बिजनेस ही है, लेकिन एक आंदोलन जैसे, क्रांति जैसे करना है। यानी हमें कोई मोर्चा नहीं निकालना है, जुलूस नहीं निकालना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ये तेल आधारित चीजों को रिप्लेस करना है इस कृषि आधारित चीजों के साथ। और इसकी शुरुआत हम अभी करते हैं। दोस्तों देखो, अगर हमको सच में इस दुनिया को इस ग्लोबल वार्मिंग से, इस क्लाइमेट चेंज से बचाना है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। यानी कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, कोई भी कंपनी ये नहीं बचा सकती। एमसीएल खुद अगर हम देखेंगे तो एमसीएल भी ये नहीं कर सकता। कोई भी राष्ट्र, कोई भी नेशन, कोई गवर्नमेंट भी ये काम नहीं कर सकती। इसका एक ही तरीका है, वो है लोग। जब तक लोग एक नहीं होते, जब तक लोग मिलकर इस चीज के लिए काम नहीं करते ना, तब तक ये नहीं पॉसिबल है। तब तक हम अपनी इस दुनिया को, धरती माँ को, प्रकृति को इस ग्लोबल वार्मिंग से, इस क्लाइमेट चेंज से नहीं बचा सकते। और इसलिए हमें जो बिजनेस करना है ना, हमें बिजनेस करना है लोगों के लिए, लोगों को सक्षम करने के लिए, लोगों की जो जरूरतें, जो प्रॉब्लम्स, वो दूर करने के लिए, ताकि फिर ये लोग एक मंच पे आए और इस प्रकृति को बचाने के लिए काम करें। दोस्तों, हमें बिजनेस इसीलिए करने हैं ताकि हम 100% रोजगार की शुरुआत, फुल टाइम, पार्ट टाइम, जो रिटायर्ड है, उन सबके लिए हम रोजगार निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए हमें बिजनेस करने, हमें बिजनेस इसके लिए करने हैं ताकि हम किसानों के फसल के सही दाम दें। हमें बिजनेस इसलिए करने हैं ताकि महिलाएं आत्मसम्मान के साथ अपने पैरों के ऊपर खड़े रहें। हमें बिजनेस इसलिए करने हैं कि हमारे हर क्षेत्र का, हर प्रदेश का हम आर्थिक और सामाजिक विकास कर पाए। हमें बिजनेस इसलिए करने हैं ताकि हमें हर क्षेत्र को इस ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना है। दोस्तों, दूसरी कोई भी कंपनी होती है ना, तो हर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ड या प्रोजेक्ट बेस्ड उसका बिजनेस रोड मैप होता है। क्यों नहीं, प्रोजेक्ट्स बढ़ाने हैं, ये प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा तैयार करके सेल करना है। हमारे पास भी प्रोजेक्ट्स है, प्रोडक्ट्स है। हमें भी एमकोल प्रोजेक्ट, एमसीएनजी प्रोजेक्ट, यानी भविष्य में हमारी योजना है कि हमें हर ग्राम पंचायत में एमकोल और एमसीएनजी प्रोजेक्ट्स करने हैं, डेफिनेटली करना है। हमारा भी प्रोजेक्ट को लेकर
बिजनेस को लेकर रोड मैप आई। लेकिन आज जिसकी जरूरत है, आज सिर्फ हमें नहीं, प्रकृति को और इस पूरी दुनिया को जिसकी जरूरत है ना, वो जरूरत है कि हम मिलकर इस ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करें, इस क्लाइमेट चेंज का खतरा हमेशा हमेशा के लिए मिटाएं और उसके लिए लोगों को सक्षम करें। तो आज हमारी जो जरूरत है ना, वो जरूरत है कि हम लोगों के लिए बिजनेस करें। और इसीलिए है ये स्ट्रैटेजी, इसीलिए हमारी जो बिजनेस स्ट्रैटेजी 5V मिशन है। हमें बिजनेस इसीलिए करना है ताकि हम पर्यावरण से लेकर लोगों को हर जरूरतों का हम ख्याल रखें। और दोस्तों, अभी जो बिजनेस की शुरुआत होगी अगले हफ्ते से हम इसके ऊपर काम करेंगे। आप देखें इन सब चीजों को, इस बिजनेस की जो शुरुआत होगी और इस बिजनेस का जो कोर होगा, कोर फोकस, कोर आत्मा में जिसे कह सकता हूं, वो होगा कि हमें हर परिवार की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी है। यानी परिवार में सिर्फ रोजगार दिलाना या किसानों को सही दाम दिलाना बस उतना ही नहीं, उनके बच्चों की शिक्षा की भी जिम्मेदारी हमें लेनी है। वो बच्चे आने वाले दिनों में भारत के नागरिक बनने वाले, इस देश को चलाने वाले, तो उनकी शिक्षा का भी ख्याल हमें रखना है। हमें ख्याल रखना है कि उस परिवार को जो भी जरूरतें होती है, यानी पानी की जरूरत होती है, मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत होती है, कुछ इंपॉर्टेंट अहम रोड होते हैं, ये भी इसकी भी जिम्मेदारी लेनी है। और इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना है। जो भी प्रॉफिट हम तैयार करेंगे ना, उस प्रॉफिट का 20% हमें इन हमारे समाज के, हमारे इन लोगों के जरूरतों के लिए उसको पूरा करना, उसको खर्च करना, और जो भी जरूरत है उसको पूरा करना। और ये जिम्मेदारी लेके, इस जिम्मेदारी के साथ ये बिजनेसेस करने। और ये सिर्फ बताने के लिए बात नहीं है, ये एक्चुअली हम करके दिखाएंगे। और इसीलिए इसके लिए प्रॉपर एक बिजनेस रोड मैप, टारगेट हमने रखा है। और टारगेट यही है कि 5000 परिवारों के लिए हमें एक 5V मिशन केंद्र की शुरुआत करनी है। और इस 5000 परिवारों के साथ मिलकर जो बिजनेस करना है, इस 5V मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100% रोजगार, 100% किसानों महिलाओं का सक्षमीकरण, ये करने के लिए कितना बिजनेस करना है? तो 5000 परिवारों के साथ मिलकर 3 साल के भीतर हमें 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, और हर क्षेत्र में करना है। यानी आप कहेंगे कि शहर जैसे होते हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ऐसे शहर हो सकते हैं कि जहां हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, 5000 परिवार के भीतर ऊपर हम इस 100 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, ऐसे पहाड़ी इलाके में कैसे कर सकते हैं सब? तो दोस्तों, हर एक क्षेत्र में 100 परिवार के ऊपर हमें 100 करोड़ की, 5000 परिवार के ऊपर 100 करोड़ का टर्नओवर हमें करना है, 100 करोड़ का बिजनेस हमें करना है। जहां शहरी क्षेत्र होगा, जो बड़े बड़े शहर हो गए, विकसित एरिया होगा, वहां माल बेचेंगे, वहां ज्यादा से ज्यादा माल बेच के वो टर्नओवर होगा। और जो ग्रामीण क्षेत्र होगा, जो आदिवासी क्षेत्र होगा, जो हिली एरियाज होंगे, वहां हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आज जो भी टर्नओवर तैयार होता है वो कहीं ना कहीं चाइनीज चीजें होती है, बाहर की एमएनसी या कोई भी कॉर्पोरेट भी देखिए अपने अपनी फैक्ट्रियों में जो चीजें बनाती है ना, वो हमारे किसान, हमारे गांव वाले, हमारे लोग गांव में बनाएंगे, और उसी चीजों से के साथ वो टर्नओवर बनेगा। हर क्षेत्र में ये 100 करोड़ का टर्नओवर बनेगा, क्योंकि इतने रिसोर्सेज हमारे पास खेती है, हमारे पास लोगों का स्किल है, हमारे पास हैंडीक्राफ्ट है, और आज ये सस्टेनेबल चीजों की पूरी तरह से सभी जगह जरूरत है। इसीलिए कोई भी क्षेत्र हो, हर 5000 परिवार के पीछे हमें आगे के 3 साल में ये 100 करोड़ का टर्नओवर तैयार करना है। और इसमें एमसीएल का रोल क्या होगा? तो दोस्तों, एमसीएल का रोल, यानी ये बिजनेस करने के लिए जो पूरा सपोर्ट चाहिए आपको सक्षम बनाने के लिए कि आप अच्छी तरह से बिजनेस करें, उसके लिए एमसीएल पूरी तरह से अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीएल की होगी। सबसे पहले फंडिंग की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीएल की होगी। कैसे लाएंगे, क्या लाएंगे, वो पूरा विषय एमसीएल का होगा, एमसीएल जिम्मेदारी लेगी। टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, और कई सारे, अभी तो ऐसा युग चल रहा है कि कई सारी चीजें आज सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कंप्लायंसेस है, रिपोर्टिंग है, बहुत सारी चीजें। तो इन सभी का जो बैक सपोर्ट जो चाहिए, ये एमसीएल करे, ताकि आप, हमारे उद्योजक, अच्छी तरह से एफिशिएंटली उस बिजनेस को पूरा करें। और आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? हर एक 5V मिशन केंद्र के ऊपर जो हमारा उद्योजक होगा, उसे हमें केंद्र उद्योजक या केंद्र प्रमुख ऐसा कहेंगे। और उस केंद्र प्रमुख की जिम्मेदारी क्या होगी? तो होगी लोग, उसको लोगों के ऊपर काम करना है।
लोगों से मिलके वो लोगों की नींव, वो फाउंडेशन तैयार करना है। लोगों के साथ मिलके वो बिजनेस एक्शन प्लान तैयार करना है कि किस तरह से आगे के 3 साल में हम 100 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, हमारे क्षेत्र में क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जिसको हम आसानी से बेच सकते हैं। और इन सभी चीजों का जो टर्नओवर है, जो रोड मैप है, वो तैयार करना उनका काम रहेगा। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये बिजनेस जिस तरीके से करना है, उस आंदोलन की शुरुआत, उस मूवमेंट की शुरुआत, ये भी जिम्मेदारी हमारे उस केंद्र प्रमुख की होगी। लोकल डे टू डे मैनेजमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट का जो सुपरविजन है, वो ये करेंगे। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी है इतने सालों में, वो है जीरो लायबिलिटी। दोस्तों, हम इस एग्जीक्यूशन में कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से हमारी किसी के भी सर के ऊपर, यानी हमारे उद्योजक के सर के ऊपर या एमसीएल के ऊपर कोई भी अनुत्पादक चीजों की लायबिलिटी हो। यानी हम 5 मिशन की शुरुआत करेंगे, केंद्र की शुरुआत करेंगे। ऑफिस कहाँ होगा? तो ऑफिस होगा हमारे केंद्र प्रमुख का घर। वो अपने घर से शुरुआत करें। ऑफिस के लिए कोई पैसे वगैरह हम लोग नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा खर्च नहीं करेंगे। हाँ, एक बार बिजनेस शुरुआत करेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे और उसके साथ फिर ये सब कुछ चीजें करेंगे जो चीज हम चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस बिजनेसेस पे जो भी हम काम करेंगे, हर एक रुपया, हर एक पैसा उत्पादक चीजों के लिए खर्च हो और कोई भी लायबिलिटी हमारे किसी के ऊपर भी ना बने। और एक सेंटर के ऊपर, यानी 5,000 परिवारों के लिए जो सेंटर हम बनाएंगे 5E मिशन, तो उसके लिए जब 100 करोड़ का टर्नओवर हम करेंगे, तो 100 करोड़ के ऊपर हम ग्रॉस प्रॉफिट, यानी इतने में माल बेचा और इतना खर्चा हुआ, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है बिफोर टैक्स, डिप्रेसिएशन, ये सब कुछ, उसे एबिटा कहते हैं, तो वो होगा 20 से 25 करोड़ जो एक्सपेक्टेड है। और ये सब करने के बाद, यानी ये सब प्रॉफिट आने के बाद जो गवर्नमेंट टैक्सेशन, बाकी की चीजें सब ये करके नेट होम, जो हम जिसे नेट प्रॉफिट कहते हैं या नेट होम जो प्रॉफिट कहते हैं, वो होगा 18 से 20%। यानी 18 से 20% ऐसा समझे कि आज इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। यानी किसी भी बिजनेस, किसी भी सेक्टर में जब आप बिजनेस करते हो तो आरओआई 18 से 20% होता ही है। तो अगर हम 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो हमारा प्रॉफिट हो है, नेट प्रॉफिट है, वो 18 से 20 करोड़ एक्सपेक्टेड है। यानी मिनिमम ऐसा पकड़े कि 15 करोड़ तो होगा ही होगा। और इसमें ये जो 15 करोड़, ये जो 18 से 20% ये जो प्रॉफिट होगा, उसमें जो शेयरिंग होगी इन्वेस्टर की और एमसीएल की, वो 50-50% होगी। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि डेट फंडिंग में पहले जब तक ये कर्जा पूरा नहीं होता, तब तक इन्वेस्टर्स 70 से 80% इतना प्रॉफिट रखते हैं और सिर्फ 20% उद्योजकों को देते हैं। लेकिन हमारी ये टीम बहुत अच्छी है, हमारा इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, और ऊपर से उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लो है, और इसकी वजह से ये जो प्रॉफिट होगा उसका 50%, यानी 9 से 10 करोड़ इन्वेस्टर को जाएगा और 9 से 10 करोड़ हमारे एमसीएल में आएगा। और वो जो एमसीएल में आएंगे उसमें से 20% वो हमारे उस केंद्र प्रमुख का या केंद्र उद्योजक का हो। यानी लगभग 1 करोड़ 80 लाख से लेके 2 करोड़ सालाना 3 साल के भीतर हमें ये प्राप्त करना है, ये उनकी इनकम होगी। और दोस्तों, 1 करोड़ 80 लाख का मतलब है साधारण महीने का 15 लाख रुपए। और ऐसा समझिए कि अगर मिनिमम यानी 15% भी हम पकड़ते हैं कि नेट प्रॉफिट पूरा होके 15 करोड़ ही आते हैं 100 करोड़ में से, तो 15% का मतलब है 7.5 करोड़ एमसीएल के और 7.5 करोड़ इन्वेस्टर के, और 7.5 करोड़ के 20%, यानी 1.5 करोड़ साल का ये इनकम हमारे केंद्र प्रमुख या केंद्र उद्योजक का होगा। और उसका मतलब है कि साधारण 12,50,000 रुपए महीने के। दोस्तों, ये ऐसा इनकम है कि हमारे देश के किसी भी शहर में, किसी भी अच्छे से अच्छे शहर में, किसी भी अच्छे से अच्छे लोकेशन में आप जाके रह सकते हैं, आपकी सभी चीजें पूरी सकते हैं, ऐसा ये इनकम है। तो दोस्तों, ये इनकम हमारे केंद्र प्रमुख का, केंद्र उद्योजक का, हमें 3 साल के भीतर अचीव करना है। और एमसीएल का जो प्रॉफिट होगा, यानी 20% देने के बाद एमसीएल के पास 80%, उसका मतलब है 7.2 to 8 करोड़ रुपीस, इतना जो प्रॉफिट होगा उसमें से एमसीएल क्या करेगी? तो ये जो हमारे केंद्र प्रमुख है, केंद्र उद्योजक, उसके ऊपर जितने भी हमारी हिरार्की है, उद्योजक है, यानी तहसील प्रमुख, जिला प्रमुख, जोन की टीम होगी,
स्टेट लेवल की टीम होगी और नेशनल लेवल की टीम, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी रिसर्च डेवलपमेंट होगी। हमारे कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हो गए, प्रोफेशनल्स होंगे जो इसके ऊपर काम करेंगे, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो उनके लिए जो इनकम है या उनके लिए जो हमें ये कुछ लोग सैलरी के ऊपर रखने पड़े, तो ये सब इससे जाएगा। और उसी के साथ साथ हम हमारे तहसील में जो भी CSR एक्टिविटीज करना चाहते हैं, जो भी समाज के लिए, कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं, वो 20% CSR भी इसी रकम से या इसी प्रॉफिट से जाएगा। इसका मतलब है कि 1.5 यानी 1.5 करोड़ से लेके 1.6 करोड़, ऑलमोस्ट इतना हर एक यूनिट के ऊपर हम अपने समाज के लिए तैयार करेंगे, बिजनेस के लिए तैयार करेंगे। और तहसील में ऐसा समझिए कि आज हर तहसील में जितने लोग जनसंख्या है उनको उसके अनुसार 8 से 10 ऐसे मिशन केंद्र की शुरुआत हमें करनी है। तो 8 से 10 केंद्र के ऊपर ऐसा समझिए कि 15 से 16 करोड़ रुपए अगर साल का हम तैयार करें, तो वो पैसे हम वहां के स्कूल के लिए, वहां के पानी के जरूरतों के लिए, वहां के सैनिटेशन के लिए, वहां की मेडिकल सुविधा के लिए हम खर्च करें। और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम समाज के लिए कर सकते हैं। और दोस्तों, लेकिन ये हुई हमारे देश की अभी जो GDP है उसके अनुसार बात, लेकिन दुनिया की जो GDP है, दुनिया का जो ग्लोबल का एवरेज है पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जो वहां की इनकम या GDP है वो हमसे 6 गुना है। यानी 5,000 परिवारों के ऊपर दुनिया में ऑन एन एवरेज 3,000 करोड़ की इकोनॉमी तैयार हो रही है और हमारे यहाँ 500 करोड़। तो हमें कहीं ना कहीं वहां भी जाना है। और जब हम अपने लेवल पे जब इस बिजनेस करेंगे, जब इस इनकम का निर्माण करेंगे और वो इनकम हम हमारे लोगों के हाथों में देंगे, लोकल गांवों में, तहसीलों में, शहरों में, तो वो जब खर्च करेंगे तो 9 गुना GDP बढ़ाएंगे। तो हम आने वाले 8 से 10 सालों में हमें भी ग्लोबल एवरेज के ऊपर उस लेवल पे हमें हमारे देश की, हमारे कम्युनिटी की इकोनॉमी लेके जानी है। और उसी का ही मतलब है कि हमें हमारे उस केंद्र प्रमुख या केंद्र के लेवल पे जो बिजनेस करना है, जो टर्नओवर करना है, उसको भी 100 करोड़ से लेके उसको भी 6 गुना यानी 600 करोड़ के ऊपर लेके जाना है। और दोस्तों, ये जब 6 गुना होगा तो सबका इनकम, यानी वो केंद्र प्रमुख हो, उसके ऊपर जो भी हमारे उद्योजक हो या हमारे मिशन पार्टनर्स होने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा, तो इन सबका इनकम भी 6 गुना इतना बढ़ने वाला है। लेकिन हमारे देश का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, आज हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति GDP है, चाइना की जो GDP है प्रति व्यक्ति GDP, वो हमसे 6 गुना है। अमेरिका की जो GDP है वो हमसे, हमारे GDP से 30 गुना बड़ी। अभी क्या तैयार करता है अमेरिका और बेचता है कि जिसकी वजह से इतनी GDP है उसकी? एक तो सर्विस में उसका शेयर बढ़ा है, लेकिन बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स है वो तेल आधारित है। ऊपर से ये ऊर्जा यानी गैस बेचता है, ये तेल बेचता है, ये उनका बिजनेस है। लेकिन ये सभी ये अर्थव्यवस्था जब हम कृषि आधारित करेंगे, तो दोस्तों भारत का जो पोटेंशियल है वो दुनिया में किसी का पास नहीं। यानी हमारे फिर देखेंगे हम कि कैसे हर ग्राम पंचायत एक एमकोल और एक CNG की प्रोजेक्ट की शुरुआत होती। हर ग्राम पंचायत में ऑन एन एवरेज 650 हेक्टेयर जो जमीन है, कैसे उससे से ज्यादा उत्पादन और कृषि आधारित उत्पादनों का हम निर्माण करते हैं। कैसे जैसे 200 हेक्टेयर जो ऑन एन एवरेज बंजर जमीन है, कैसे उसके ऊपर भी खेती करके इनकम लोगों के लिए, किसानों के लिए जनरेट करते हैं। और ये जब करेंगे हम, तब ये हमारे जो GDP है वो हमसे 8 से 10 गुना उससे भी ज्यादा हो सकती है। और वही करनी है दोस्तों। इसलिए मैं समझता हूं ना कि आने वाले दिनों में इनफैक्ट ये केंद्र प्रमुख या केंद्र उद्योजक, ये वन ऑफ द बेस्ट ऐसा करियर है। और पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी कई करियरों को बहुत करीब से देखा है। मैं खुद MD गायना कर रहा था भारत के बहुत ही बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऐसे इंस्टीट्यूशन में। अच्छा खासा मैं टॉपर था। उसके बाद मुझे अमेरिका जाके मुझे इनफर्टिलिटी में सुपर स्पेशलाइजेशन करना था, इतना डिसाइडेड था मेरा कि क्या होगा। लेकिन उसके बाद मैंने प्रशासन में भी देखा, IAS IPS वो व्यवस्था को भी देखा। जो IAS IPS जिसको सबसे बेहतर, सबसे अच्छा करियर हम समझते हैं, सब बच्चे समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए, आप अपने लिए जब पैसे कमाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप जब पैसे कमाते हो, लेकिन उसके साथ साथ जब हजारों लोगों को आप अपने इस बिजनेस की वजह से, कामों की वजह से, अगर उनको रोजगार उपयोग या उत्पन्न करके देते हो, या हजारों घरों का चूल्हा आपकी वजह से जब जलता होगा ना, तो इसके जैसा आनंद नहीं है, सुख नहीं।
दोस्तों देखो, पैसे का जो है ना, पैसे की जरूरत एक लिमिट तक होती है, उसके बाद वो बैंक बैलेंस ही, वो नंबर जो है वो बैंक बैलेंस ही है। लेकिन उसके साथ उसके बाद जब ऐसी जरूरत होती है कि कुछ कंट्रीब्यूट करें, और ऐसी परिस्थिति में जब आप ऐसा कुछ करते हैं कि आपके लिए लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, तो ऐसा जो करियर है वो है हमारे इस केंद्र प्रमुख का, इस केंद्र उद्योजक का, जिसकी शुरुआत हम करेंगे। और दोस्तों अभी हमारा फोकस ही होगा कि हम इसके ऊपर फोकस करें। हम ज्यादा से ज्यादा जहां जहां हम काम कर रहे हैं वहां हम इस केंद्र प्रमुख या केंद्र उद्योजक को चुने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये चुनने के लिए हम किसी से भी 1 रुपया नहीं लेंगे। कोई भी केंद्र प्रमुख, कोई भी केंद्र उद्योजक जिनको हमें चुनना है, हमें 1 रुपया के निवेश, इन्वेस्टमेंट, शेयर डिपॉजिट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। किसी भी रुपए को हाथ ही नहीं लगाएंगे। एक टाइम था जब एमएसएस एमवीपी उन्होंने पैसे शेयर्स के लिए तैयार किया, वो टाइम था, वो उस टाइम की जरूरत थी। और उसके बाद उनको जो अपॉर्चुनिटी अभी हमने दी वो अभी बाकी किसी को नहीं मिलेगी। एमएसएस के पास आज जो अपॉर्चुनिटी वो नहीं मिलेगी अभी किसी, एमवीपी भी नहीं मिलेगी, और उनको जो शेयर्स मिले वो अभी नहीं मिलेंगे किसी, आईपीओ के बाद ही शेयर्स मिलेंगे। अभी तो ये जो उद्योग जो हमें चाहिए, केंद्र प्रमुख जो हमें चाहिए, इसके लिए हमें सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो बहुत ही दिल से, सिंसियरली, डेडिकेटेडली काम करें, जो टैलेंटेड हो, मेहनती हो, और एक बार इस लक्ष्य के लिए दिन रात काम करने की तैयारी जिनकी हो, ऐसे लोग चाहिए। तो कौन सा क्राइटेरिया होगा कि जिसके बेस पे हम इन लोगों का सिलेक्शन करेंगे? तो वो होगा शिक्षा, एजुकेशन। देखो, शिक्षा ऐसी चीज है ना, एजुकेशन ऐसी चीज है कि जो माँ बाप से आपको नहीं मिलते, वो आपको मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। और जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि कोई ना कोई उनका ध्येय होता है, कुछ करना चाहते हैं वो लाइफ, तभी जाके वो अच्छी पढ़ाई मेहनत करते हैं और वहां तक पहुंचते हैं। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, जो कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में बहुत उन्होंने नाम कमाया, जो अच्छे ओहदों पे आज है, ये हमारे लिए सबसे पहला क्राइटेरिया होगा जिसके ऊपर हमें चुनाव करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ कोई ऐसे व्यक्ति कि जिन्होंने अपने आप को साबित किया है, यानी स्पोर्ट्स पर्सन, पहले स्पोर्ट्स में अगर कोई स्टेट लेवल तक अगर वो पहुंचा है और वो पहुंची है, या नेशनल लेवल तक, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो हमारे लिए क्राइटेरिया होगा। या किसी भी समाज कारण में या सामाजिक क्षेत्र में अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, बच्चों के लिए काम कर रहा है, ऐसे किसी भी क्षेत्र में, तो वो हमारे लिए एलिजिबिलिटी होगी। या कोई भी अच्छा टीचर, अच्छा वकील, अच्छा डॉक्टर, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है और सब लोग जानते हैं, ऐसे लोग हमारे इस चीज के लिए, इस पद के लिए दावेदार होगा, और उनको ही हम चुनेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हमारे एग्जिस्टिंग लोग, हमारे एग्जिस्टिंग एमवीपी। देखो, अभी इस केंद्र में जो भी एमवीपी हमारे साथ है, इतने संघर्ष के बाद भी हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, पूरे सपोर्ट के साथ खड़े हुए, ये हमारे पहले प्रेफरेंस हो। ये लोग हो गए जिनको हम पहला अवसर देंगे और इनको पहले चुनेंगे उस स्थान के लिए, उस पोजीशन के लिए। लेकिन हाँ, और दोस्तों, तहसील लेवल के आप जो उद्योजक हो, आपको तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर तहसील में कम से कम 8 से 10 ऐसे सेंटर्स होने वाले हैं। तो आने वाले 3 सालों में हर तहसील के लेवल पे हमें 800 से लेके 1000 करोड़ इतना टर्नओवर करना है। तो उसके बाद जो बिजनेस इनकम होगा आपका और आपके ऊपर का, वो तो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपकी चिंता ही आपको करने की जरूरत नहीं इन चीजों की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा कि ये सब जो चुनाव होगा, ये जो नियुक्ति होगी, ये एक टेम्पररी होगी, टेम्पररी नियुक्ति होगी। आपको परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा अगले 2 हफ्तों में कि आप वो सच में उतने डेडिकेटेडली काम कर सकते हो, आप सब सच में उन लोगों का ख्याल रख सकते हो। आई मीन, उसके लिए उतने शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। देखो, कोई भी किसी का भी हम चुनाव करें, किसी की भी नियुक्ति करें, चाहे वो हमारे एमसीएल के हो या बाहर के हो, उसको टाइम बाउंड मैनर में और मिलिट्री रूल जैसे उनको वो काम करके वो अगले 2 हफ्तों में काम करके दिखाना ही पड़ेगा। और क्योंकि वो जरूरत है। देखो, बात बिजनेस की नहीं है, बात ये नहीं है कि एमसीएल को बिजनेस करके दिखाना है और अपने आप को एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन करके एस्टैब्लिश करना है। बात वो नहीं है। बात वो है कि हमने जिसके लिए, जिस पर्पज के लिए हमने इसकी शुरुआत की, उस पर्पज को पूरा करना है।
हमें मिलकर इस प्रकृति को, इस ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज के संकट से बचाना है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण है। और वो अगर करना है तो बहुत जरूरी है कि व्यक्ति जो परफॉर्म करे, जो करके दिखा सकता है, वो जो कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो वहां रहे। तो हम ये परफॉर्मेंस करने के बाद ही हम उसको परमानेंट नियुक्ति करेंगे। यानी कितने भी संबंध हमारे हो अच्छे हो, आप घर पे आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन जब इंस्टीट्यूशन की बात है, जब हमें उस जो जिम्मेदारी उसको पूरा करने की बात है, तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है। देखो, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि परिस्थिति बहुत ही भयानक, बहुत ही कठिन है। हम सोच नहीं सकते थे, हम तो, सामान्य जनता तो छोड़िए, लेकिन कोई साइंटिस्ट या कोई वैज्ञानिक जो बोलते हैं, या साइंस पे काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनको भी पता नहीं था या अपेक्षा नहीं थी इतनी बुरी चीजें आज हमारे आंखों के सामने हो रही है। दोस्तों, 14 किलोमीटर, यानी एक ज्वालामुखी फटता है और 14 किलोमीटर ऊपर उसकी आग और राख जाती है। 14 किलोमीटर किसे कहते हैं? दुनिया की जो सबसे लंबी ऊंची इमारत है ना, वो 900 मीटर की, 1 किलोमीटर भी नहीं है, 14 किलोमीटर। और वो ज्वालामुखी फटने के बाद उसकी जो राख है, वो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रेवल करके वो दिल्ली और नेपाल जाती है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आज पूरे देश में सर्दी है, टेम्परेचर कम है, और इसी इसी टाइम आज ही चेन्नई में बाढ़। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, वो चेन्नई का है, चेन्नई में बाढ़ है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दोस्तों, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश का हो रहा है ना, तो भारत का है। आज ऑलमोस्ट हर राज्य में किसानों का इतना नुकसान हो रहा है, जिसके बारे में मुझे लगता है कोई ज्यादा कोई बात रखता ही नहीं उस चीजों को। कोई जिस गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ उसके ऊपर काम करना चाहिए, नहीं कोई काम कर रहा है। और ना पेपर में आता है, ना टीवी में दिखाया जाता है, ना उस लेवल पे, जिस लेवल पे काम करने की जरूरत होती है, वो करने नहीं कर रहा है कोई। और इसलिए बहुत जरूरत है हमारी। देखो, अगर सीओपी विश्व परिषद हुई, कुछ भी नहीं निकला उससे। वो सीओपी 30 से उस परिषद के बाद कुछ भी नहीं निकला। और इसलिए अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर परिवार का एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट 60% लोग, 60% परिवार, 5000 परिवार के लिए अगर हम 5E मिशन शुरुआत कर रहे हैं, उस केंद्र की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें से 3000 परिवार हमारे साथ इस 5E मिशन में शामिल होने चाहिए। और उनके साथ तो टाइम बाउंड मैनर में हमें वो बिजनेस करने हैं, 100 करोड़ का टर्नओवर करना है, ताकि इनकी जिंदगी बेहतर बने और दूसरी जगह पे हम इस क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल करें। और दोस्तों, काम इस तरीके से करना होगा ना, कि जैसे ये 5000 परिवार, यानी ये आपके हमारे परिवार है, केंद्र उद्योजक को इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि तो वहां हर परिवार में, जैसे वो परिवार उसका है और मैं परिवार का सदस्य हूं, उससे भी आगे बढ़ के उस परिवार का मैं प्रमुख हूं और मेरे ऊपर अभी जिम्मेदारी है, इस परिवार के रोजगार की, बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा समझ के हमें काम करना पड़े। और करेंगे हम काम करेंगे। और हमें काम करना ही पड़ेगा, तभी सक्षम होके सब लोग मिलके कहीं ना कहीं हम इस प्रकृति का ख्याल रख पाएंगे, कहीं ना कहीं हम इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाएंगे, इस पर्यावरण का ख्याल रख पाएंगे। अदरवाइज कोई तरीका ही नहीं है। और दोस्तों, ये वैश्विक परिषद तो हुई पिछले हफ्ते, लेकिन ऐसे हर दिन परिषद हो रही, कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सभी जगह कॉन्फ्रेंस हो। लेकिन दोस्तों, एक ही व्यक्ति है जो इस दुनिया को बचाएगा इस संकट से, और वो व्यक्ति है हमारा किसान। दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। हमें जो भी जरूरतें, हमें जो भी चीजें चाहिए, जो भी हमारी जरूरतें हैं, मनुष्य की जरूरतें, यानी ऊर्जा से लेके, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, खाना, सब कुछ जो चाहिए ना हमें, वो कंपलसरी खेती से ही लाना पड़ेगा, खेती से ही तैयार करना पड़ेगा। तब जाके हम इस दुनिया को, इस ग्लोबल वार्मिंग से रोक पाएंगे। और ये काम करेक्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ हमारा किसान। वही ये सब चीजें खेती से बनाएगा और हमारी पूरी जरूरतों को पूरा करेगा। और दोस्तों, ये जो तरीका है, ये जो सोल्यूशन है, यही हमें दुनिया के सामने भी रखना है और दुनिया को फिर से उस सही राह पर, यानी सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाना है। और ये जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था जब कृषि आधारित बन जाएगी ना, तब उस प्रोसेस में हम फिर से अपने देश को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और फिर से हमारे देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय हिंद।
Thank you, Dr. Sham sir, and sorry for delay. So, अगर ये सब होना ही था हमारा काम, तो एक क्वेश्चन जो सबके मन में आता है कि क्यों इतनी देर लगी, क्यों हमें इतनी राह देखने पड़ी और क्यों इतने तकलीफ से हमें गुजरना पड़ा। तो इसका जो आंसर है मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ आपको देना पसंद करूंगी कि ये जो स्टोरी है वो सिंपल एक गांव में रहने वाला मटके बनाने वाला एक कुम्हार उसके साथ शुरू होती है। वो दिन रात ऐसा मतलब उसका यही काम था कि उठना है और कुछ मटके बनाने हैं और वो तैयार करके रखने हैं। जब भी लेकिन गांव वाले उसको देखते थे और बोलते थे कि तुम्हारा एक भी मटका जो है वो कोई आप बेच नहीं सकता, कोई लेता नहीं है, तो ये काम करते क्यों हो, इससे क्या मिलेगा तुम्हें, और ये जो है जो बेच नहीं पा रहे हो जिसके वजह से वही गरीबी से तुम रह रहे हो, तो ऐसा क्या क्या है इसके पीछे, ये छोड़ दो, कोई दूसरा काम करो, इसको छोड़ दो। तो जब भी ये लोग उससे कहते थे तो उनकी तरफ एक हल्की सी स्माइल दे देता और हमेशा ये बोलता था कि मेरा सही समय आना बाकी है। गांव वाले लोग इसको समझ नहीं पाते थे। ऐसे ही दिन बीत गए और साल भी बीत गए। अचानक एक दिन उसका भट्टा यानी जिसके ऊपर वो ये मटके बनाता था वो भी टूट गया। अभी वो टूटने के बाद में उनको गांव वाले फिर से और उसको बोला कि देख अभी तो ये भट्टा भी टूट गया, तो तेरा समय भी तुझको बता रहा है कि तू ये काम छोड़ दे और कुछ नया कर, इसके पीछे मत लग। लेकिन उसने नया लकड़ा लिया, एक नया भट्टा बनाया जिसके ऊपर वो बहुत और अच्छे तरीके से मटके बना सके। ऐसे ही कुछ दिनों बाद में एक व्यापारी वहां पे आया और उस व्यापारी ने उसको कहा कि मेरा एक व्यापार है जिसके लिए मुझे बाहर जाना है और मुझे 1000 मटके इमीडिएटली चाहिए, जिसके लिए मैं आपको ये 500 मटकों का एडवांस देता हूँ और आप 1000 मटके बना के मुझे दीजिए। ये सब गाँव वाले के सामने और गाँव वाले उसकी तरफ देखते रहे। तब उसने उनके तरफ पलट के कहा कि ये मेरा सही समय है, आज मेरे पास में मेरी जन्म भर की पूंजी है जो मुझे एक ही साथ मिल गई। ये उसने ये कहा उन सभी गाँव वालों को कि सही समय अपना खुद का समय लेता है। वो इसलिए कि ये जो समय होता है जिसमें अपना काम नहीं होता है वो एक प्रशिक्षण होता है हमारे लिए। ये इसके लिए होता है कि आने वाली जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा कठिन है और अगर उसको लड़ना है तो ये प्रशिक्षण जरूरी है, जिसमें अगर उसका पुराना भट्टा नहीं टूटता तो वो पुराने भट्टे पे 1000 मटके नहीं बना पाता। नया भट्टा जो उसने बनाया उसके ऊपर भी वो 1000 मटके बना पाया। इसीलिए आज एमसीएल कोर फैमिली मेंबर्स का ये समय ने एक प्रशिक्षण दिया है। ये प्रशिक्षण इसलिए दिया है क्योंकि आने वाली जो लड़ाई है वो बहुत कठिन होने वाली है। आज एमसीएल की जरूरत सिर्फ भारत देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को है और इस सभी लड़ाई के लिए हमारे एमसीएल कोर फैमिली मेंबर्स अभी पूरे तरह से तैयार है, ये मैं बोलना चाहूंगी। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी आज की स्टोरी टेलर सुनीता हिंगे मैडम को कि जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू की स्टोरी हमें इतनी सरल तरीके से बताई। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी प्रियेश कुमार सर को जिन्होंने हमें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के बारे में बताया और ऑब्वियसली इनके जो ये जो एक्सपीरियंस है वो हमारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए बहुत काम आएंगे और ये एमसीएल में हमारे साथ में ये काम करेंगे। इसके बाद में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दिग्विजय पटेल सर को कि जिन्होंने पूरे एनर्जी के साथ में फिर से एक बार ये वेबिनार को कंडक्ट किया और इनकी एनर्जी अभी एमसीएल ऑफिस ऑपरेशंस में भी हमें दिखेगी। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी एमसीएल बैकएंड टीम जिनकी वजह से वी आर एबल टू कंडक्ट दिस वेबिनार। आई वुड अगेन लाइक टू थैंक ऑल द एमसीएल कोर फैमिली मेंबर्स। थैंक यू और आप सभी को एक बार फिर से मेरा शतशाह नमन। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्राची मैम, thank you so much Sunita ma'am, thank you so much Priyesh sir, and thank you very much Dr. Sham Golab sir. Thank you consultant, senior consultant, MSS, MVPs, channel partners, farmers and all MCL backend team. दोस्तों आज आप सबके दिल को सुकून तो मिला ही होगा क्योंकि आज जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा दोस्तों हमेशा एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारे पास और हम सबके पास है क्या, हम सबके पास हमारी अपनी मेहनत है। हमेशा हमें अपनी औकात से ज्यादा हमने अपनी हैसियत से ज्यादा सोचते रहना चाहिए क्योंकि जब हम अपने ये सोचते रहते हैं तो ऊपर वाला देखता है, देख रहा होगा और कहेगा तथास्तु, और नीचे वाला देख रहा होगा और कहेगा चल करते हैं शुरू। तो जी हाँ दोस्तों, हमेशा टांग खींचने वालों की कमी नहीं होगी। आप जब जब आगे बढ़ेंगे तो पीछे खींचने के लिए कई लोग पीछे खड़े रहेंगे आपके कि इसे पीछे खड़े, इसे पीछे गिराए। तो साथ ही साथ एक कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं कहूंगा, एक ऐतिहासिक उदाहरण कहूंगा कि कुछ बोलते ना कि एक व्यक्ति कहता है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया मुझे जानेगी, तो उसने अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ चल पड़ा साइकिल पे कुछ पार्ट्स लेकर खेतों की ओर और वहां से उसने पहला अपना रॉकेट लॉन्च किया। तो आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को कौन नहीं जानता। दोस्तों एक व्यक्ति गली गली मसाले लेकर बेचता है और कहता है
मसाले ले लो, तो कुछ व्यक्तियों ने उसका भी मजाक उड़ाया और उसने भी कहा, और जब उसने कहा कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में मेरा मसाला प्रसिद्ध होगा, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे कहा कि आया बड़ा मसाला बेचने वाला, पूरी दुनिया में राज करने वाला। तो दोस्तों आज MDH मसाले को कौन नहीं जानता। तो एक व्यक्ति नदी किनारे बैठकर कहता है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया मेरे ब्रांड का पानी पिएगी। तो दोस्तों आज बिसलेरी को कौन नहीं जानता। तो दोस्तों एक बच्चा अपनी माँ से वादा करता है, कहता है कि आने वाले समय में मैं पूरे देश की सेवा करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, किसानों की सेवा करूंगा और इसी माध्यम से हर कोने कोने तक पहुंचूंगा। तो आज डॉक्टर श्याम गोलब सर को और MCL को कौन नहीं जानता दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा पीछे लोग रहेंगे, याद रखिए। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, दिग्विजय सर मिठाइयां बांटना शुरू कर दे क्या। तो मैंने कहा कि अभी रुके रहिए, पर आज कहता हूं कि मिठाइयां बांटना शुरू कर दीजिए, पर सबसे पहले उस घर में जाना चाहिए जिस घर से आवाज आई थी कि तुझसे ना हो पाएगा। उस घर में 2 किलो एक्स्ट्रा मिठाई भेजिए, उसे जिसने आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश की थी। और आज कहिए, उनसे जाके कहिए कि मुश्किल था, हमने कर दिखाया। और 2 लाइनों के माध्यम से मैं ये वेबिनार को समाप्त करूंगा। और पर आज ये 2 लाइन उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी MCL पे डाउट किया है। जब सच्चा मेरा हर ख्वाब होगा, जब सच मेरा हर ख्वाब होगा, मेरी चाल में तब रुबाब होगा। अभी यही सोचकर चुप रहते थे हम, अभी यही सोचकर चुप रहते थे हम कि एक दिन MCL का जीत जाना हर ताने का जवाब होगा, हर ताने का जवाब होगा। दोस्तों लेता हूं आप सभी से विदा। मिलते हैं अगले सप्ताह एक तड़तड़बड़ते शुक्रवार के साथ। हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, और यह घोषित करता हूं आज का वेबिनार यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय MCL।